कौन सी चीजें हैं जो आपको करनी चाहिए और कौन सी चीजें आपको नहीं करनी चाहिए, प्लीज अपने आप को मोबिलाइज कीजिए। इन 3 महीने में आपने अपने विजिट्स को मिस नहीं करना। ये वो टाइम है जिसमें आप अपनी डॉक्टर से अपनी मोड ऑफ डिलीवरी डिस्कस करेंगे। प्लीज आपने कैस्टर ऑयल नहीं लेना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सादिया मुमताज और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। मेरी आज की वीडियो जो है वो स्पेसिफिकली उन खवातीन के लिए है जो अगले 3 माह में डिलीवर होने वाली हैं। जी हाँ, यानी कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में उनकी ड्यू डेट है और वो डिलीवरी या सी सेक्शन जो भी उनका मोड होगा, लेकिन ये 3 मंथ स्पेसिफिकली उनके डिलीवरी के मंथ्स हैं। अब इसमें कौन सी चीजें हैं जो आपको करनी चाहिए और कौन सी चीजें आपको नहीं करनी चाहिए, मैं वन बाय वन उनको एन्यूमरेट करूंगी। जिनमें सबसे पहली चीज ये है कि प्लीज अपने आप को मोबिलाइज कीजिए, अपने आप को बेड रेस्ट ना दीजिए और जितना हल्का फुल्का थोड़ा बहुत आप वॉक कर सकती हैं, आप चल सकती हैं, आप जरूर चलिए। बल्कि अपने आप को दिन में 15 से 20 मिनट जरूर ऐसे दें, चाहे आप अपने कमरे में दे दें कि आप जिसमें आप कहें कि ये मेरा वॉक टाइम है। 20 मिनट सुबह में और 20 मिनट शाम में। इससे क्या होगा कि इससे एक तो आपकी जो बॉडी की ब्लड सर्कुलेशन है वो बेहतर होगी, आपके बेबी को ब्लड सर्कुलेशन जाएगी और उसकी एक्टिविटी बढ़ेगी, और दूसरा आपकी जो एबिलिटी है टू कोप अप विद स्ट्रेस वो बढ़ेगा। सेकेंडली ये है कि प्लीज इन 3 महीने में आपने अपने विजिट्स को मिस नहीं करना। उसकी वजह ये है कि ये वो मंथ्स हैं जिनमें कई दफा आपका बीपी शूट कर जाता है या आपका ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं, या कहीं ना कहीं अगर आप में एनीमिया चल रहा है, खून की कमी चल रही है, तो वो चीज़ें उसमें नोट डाउन होती हैं और वो पर्टिकुलरली उस विजिट में आपको हम देख के बता सकते हैं। थर्डली ये कि अपना वाटर इनटेक बहुत अच्छा रखिए। उसकी वजह ये है कि जितना ज़्यादा आप पानी पीते हैं उतनी ज़्यादा आपकी जो टिश्यूज़ हैं वो हाइड्रेटेड रहेंगे, आपकी जो हड्डियां हैं वो नरम होंगी, बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा इजीली नीचे जाने का मौका मिलेगा और आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होंगे। मैं अपने पेशेंट से हमेशा ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब आप प्रेग्नेंट हैं तो आपके घर में जो चीज़ मस्ट होनी चाहिए वो है बीपी अपरेटस। उसकी वजह ये है कि हमारे पास जो आप विजिट्स करते हैं, जो कि इन 9 मंथ्स में मैक्सिमम 9 से 10 विजिट्स होते हैं आपके, तो आपकी जो टोटल जो बीपी रिकॉर्ड हमारे पास आ रहा है वो पर्टिकुलरली वो 9 से 10 दफा में आ रहा है। लेकिन कई दफा ऐसे होता है कि आप हमारे पास आए हैं तो बीपी ठीक है, लेकिन एक्चुअली आपका बीपी, जैसे अगर कोई मॉर्निंग टाइम में अपने डॉक्टर के पास जा रहा है तो मॉर्निंग में अक्सर बीपी जो है वो कम रहता है, इवनिंग में बीपी ज्यादा हो जाता है। तो अगर इवनिंग में आपका बीपी ही नहीं चेक हुआ तो ये चीज इग्नोर हो सकती है। तो ये 7th 8th और 9th मंथ में आपने इवनिंग बीपी जो है वो अपना जरूर रिकॉर्ड करना है। उसकी वजह मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि अगर आपका बीपी रेज होगा तो डेफिनेटली आपके बच्चे के ऊपर इसके बहुत असरात होने वाले हैं। द अदर थिंग इज आपकी ब्लड शुगर मॉनिटरिंग। अब हम जो 9 मंथ्स में आपके 3 दफ़ा टेस्ट लेते हैं जिसमें ब्लड शुगर भी की जाती है, लेकिन कई दफ़ा ऐसे होता है कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, आपकी जैसे कि बहन को थी या आपको प्रीवियस हिस्ट्री में प्रीवियस प्रेगनेंसी में ब्लड शुगर थी, तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि अब आप हमारे पास तो आएंगे 2 से 3 हफ्ते के बाद, बीच में किसी भी दिन आप या तो आपके पास घर में ग्लूकोमीटर हो या आप किसी भी फार्मेसी पे जाके खाने के पूरे 1 घंटे के बाद आप अपना ब्लड शुगर लेवल जरूर चेक करवाइए, या फास्टिंग में या फिर खाने के 1 घंटे बाद। प्लीज मार्क माई वर्ड्स, इट्स खाने के 1 घंटे बाद। प्रेगनेंसी में आपने जो शुगर चेक करनी होती है वो 1 घंटे के बाद होती है। नॉन प्रेग्नेंट लेवल्स में या मेल्स में हम जो शुगर है डायबिटीज के लिए वो चेक करते हैं 2 घंटे के बाद। सो आपने एक तो इस पे भी अपना चेक रखना है। नेक्स्ट थिंग इज बेबी मूवमेंट। मेरे पास पेशेंट आएंगी, मैं उनकी मूवमेंट देखूंगी, जब मैंने उनको चेक किया तो उनकी मूवमेंट बिल्कुल ठीक आ रही है, मैं उससे सेटिस्फाइड हो गई हूँ। लेकिन क्या ये इस चीज़ की गारंटी है कि घर जाने के बाद उसकी मूवमेंट ठीक रहेगी? तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपने अपनी मूवमेंट को काउंट रखना है। पूरे एक दिन में 3rd ट्राइमेस्टर, यानी कि यही जो मंथ्स जो मैंने बताए हैं, आपका 7th 8th या 9th मंथ चल रहा है इन दिनों में, तो 12 से 14 मूवमेंट्स आपको होनी चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको 12 से 14 मूवमेंट्स नहीं हो रही, उससे कम हो रहा है, तो प्लीज अपनी डॉक्टर से रुजू कीजिए। और अगर आपको घर पे उस वक्त और कुछ आपके डॉक्टर से कांटेक्ट नहीं हो रहा, तो 2-3 टिप्स मैं आपको दे देती हूँ। एक तो ये है कि कुछ ठंडा लीजिए, कोई कोल्ड ड्रिंक पी ले, मीठा जूस ले ले जो कि ठंडा हो, वो ले। 4 से 5 मिनट की वॉक कीजिए और जाके अपनी लेफ्ट साइड की करवट पे लेट जाएं। आपको डेफिनेटली, अगर तो सब कुछ ठीक है, तो अगले 5 से 10 मिनट के अंदर मूवमेंट होना शुरू हो जानी चाहिए।
इसके अलावा जो एक चीज़ आपने बहुत ज़्यादा नोटिस में रखनी है वो है अपना वेट। प्लीज़ स्पेसिफिकली इस ट्राइमेस्टर में वेट जो है वो पिछले 2 ट्राइमेस्टर से ज़्यादा गेन होता है। उसकी एक वजह तो ये होती है क्योंकि बेबी का वेट 3rd ट्राइमेस्टर में गेन होता है। दूसरा, आपकी सारी बॉडी के अंदर जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ चुके होते हैं, उसकी वजह से कई दफ़ा आपकी बॉडी में जो है वो एडीमा हो चुका होता है, उस वजह से आपका वेट बढ़ता है। लेकिन अगर आप एडेड ऑन इफेक्ट में अपनी डाइट को भी जंक करेंगे और शुगर डाइट करेंगे, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड करेंगे, तो आपका वेट ज़्यादा हो जाएगा और उसका नुकसान आपको ये होगा कि आपकी जो डिलीवरी है उसके चांसेस कम होंगे नॉर्मल डिलीवरी के। उसकी वजह ये है कि जब आपका वेट ज़्यादा होता है तो जब आपको लेबर पेन्स आती हैं, जो कंट्रैक्शंस आती हैं, वो आपकी फैट के अंदर डिस्पर्स हो जाती हैं। तो वो इफेक्ट जो कंट्रैक्शन के बाद यूट्रस में आना चाहिए, जिससे यूट्रस का मुंह खुलता है और बच्चा डिलीवर होता है, वो फैट में डिस्पर्स हो जाता है और जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है वो इनएडिक्वेट रहती है। सो प्लीज वॉच योर वेट। नेक्स्ट थिंग इज मेक योर बॉन्ड विद द बेबी। 24 वीक्स के बाद जो बच्चा है वो अपने माँ बाप की आवाज़ पहचानता है, वो अपने इर्द गिर्द के माहौल के लोगों की आवाज़ पहचानता है, यहाँ तक कि वो जेस्चर्स भी पहचानता है। और मैंने स्पेसिफिकली एक वीडियो भी इस पे बनाई थी कि माँ को अपने बच्चे के साथ कैसे कनेक्शन करना है। आप जब फ्री हो आप अपने बच्चे से बातें कीजिए, आप उसके लिए आप कुरान पाक की तिलावत कीजिए, आप पॉजिटिव जो है डिवोशन वाली, पॉजिटिव प्रोग्रेस वाली बुक्स पढ़िए, मैथ्स के क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करिए, अपने वर्ड पजल्स खेलिए। उससे क्या होगा कि आपका बेबी भी इंटेलिजेंट होगा। नेक्स्ट एक और चीज़, जो एक क्वेश्चन मुझे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जो मैं इस वीडियो के थ्रू स्पेसिफिकली कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आपने कैस्टर ऑयल नहीं लेना। कैस्टर ऑयल इज़ अ बिग नो, स्पेशली इन द 9th मंथ। उसकी वजह यह है कि जब आप कैस्टर ऑयल लेते हैं तो आपकी इंटेस्टाइन की मोटिलिटी बढ़ती है। आपने देखा है कि कैस्टर ऑयल लेने के बाद बहुत से लोगों को कॉन्स्टिपेशन में कैस्टर ऑयल दिया जाता है ताकि वो लूज मोशन पास कर सके, उनकी कॉन्स्टिपेशन रिलीव हो सके। तो जिससे आपकी अपनी इंटेस्टाइन की मोटिलिटी बढ़ रही है, उससे बच्चे की इंटेस्टाइन की भी मोटिलिटी बढ़ रही है। और अगर आपका बच्चा वक्त से पहले पेट के अंदर मोशन कर देता है, एक तो प्री टर्म डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाएंगे, यानी सी सेक्शन के, क्योंकि बच्चा डिस्ट्रेस में आना शुरू हो जाएगा। दूसरा, अगर बच्चे ने वो मोशन इंजेस्ट कर लिया, उसके स्टमक में चला गया या उसके लंग्स में चला गया, तो वो बच्चे के लिए एक बहुत लीथल कंडीशन है। तो उससे बचाने के लिए प्लीज मैं आपके पेशेंट्स को भी ये एडवाइस करती हूँ कि आप कैस्टर ऑयल मत लें। अपनी उससे बेहतर है आप अपनी वॉक करें, आप अपना वाटर इनटेक अच्छा कर लें, तो उसका डुअल इफेक्ट है आपकी लेबर पर भी और आपकी एनर्जी पर भी। एक एक्सरसाइज बताना चाहती हूँ कि बल्कि ये एक्सरसाइज तो उन लोगों को ये सेकेंड ट्राइमेस्टर से ही शुरू कर देनी चाहिए कि जो लोग प्रेग्नेंट हैं। सांस को अंदर खींचिए, स्टे एंड देन रिलीज। ये वो एक्सरसाइज है जो मैं अक्सर अपने पेशेंट्स को भी बताती हूँ कि इससे एक तो आप में लेबर को गुजारने का स्टेमिना पैदा होता है, आपके अंदर ऑक्सीजन रिटेन करने की एबिलिटी होती है, बिकॉज जो ऑक्सीजन आप रिटेन करते हैं वो आपके बेबी को बहुत अच्छी तरह से ग्रो करने में और डिस्ट्रेस से बचाने में उसका रोल है। तो ड्यूरिंग लेबर जब आपकी ये एक हैबिट बन चुकी होगी इस तरह से ब्रीथ करना, तो आपके बच्चे को कम से कम डिस्ट्रेस होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये वो टाइम है जिसमें आप अपनी डॉक्टर से अपनी मोड ऑफ डिलीवरी डिस्कस करेंगे। जो भी अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट होती हैं वो अपने पेशेंट को साथ साथ लेकर चलती हैं अपने डिसीजन के, और ये वो पीरियड है जिसमें आपका अपनी डॉक्टर के साथ एक बॉन्ड बन चुका होता है, एक ट्रस्ट लेवल डेवलप हो चुका होता है। और इस पीरियड में आके थोड़ा बहुत आइडिया हो ही जाता है कि प्रेगनेंसी जो है वो किस तरफ जा रही है, नॉर्मल या सी सेक्शन की तरफ। सी सेक्शन की इंडिकेशन अभी हमें इस टाइम में अगर जो इलेक्टिव सी सेक्शन हो उनका आइडिया हो जाता है, लेकिन इमरजेंसी सी सेक्शन तो ऑब्वियसली जब लेबर होगी तो तभी पता चलता है। और 100% कि इस पेशेंट का सी सेक्शन होगा या नॉर्मल डिलीवरी होगी ये तभी पता चलता है जब बेबी की बर्थ होती है। तो प्लीज आपने जिनकी भी डिलीवरी अगले 3 मंथ्स में एक्सपेक्टेड है वो इन बातों का जरूर ख्याल रखें। थैंक यू।